बायोलॉजी टीचर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स वो टर्म्स हैं ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स को इनके बारे में कंफ्यूजन होती है। स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। स्टूडेंट्स वन बाय वन इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स ब्रीदिंग है सांस लेने का अमल। जिस तरह से स्टूडेंट्स हम सांस लेते हैं ना, हम एयर इनहेल करते हैं और एयर को ही हम एक्सहेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है गैसियस एक्सचेंज। अब स्टूडेंट्स ब्रीदिंग के थ्रू जो एयर हमारी बॉडी में आई है, एयर अंदर गई है, स्टूडेंट्स उस एयर से जो ऑक्सीजन होगी वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड टर्म आ जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गई है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है, अब स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करेगी इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी स्टूडेंट्स जो फूड हम इंटेक करते हैं ना, और जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है, वो ऑक्सीजन उस फूड की ब्रेक डाउन कर देगा और हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम एटीपी कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी होती है ना, ये हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स आपने देखा ये तीनों टर्मिनोलॉजीज इंटर रिलेटेड है, लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब स्टूडेंट जो गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग का प्रोसेस है ना, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। स्टूडेंट जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है एयर पैसेज वे एंड सेकंड पार्ट है लंग्स। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में कुछ कनेक्टेड ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिनके जरिए से हम एयर इनहेल भी करते हैं और उन्हीं कनेक्टेड ट्यूब्स के जरिए से हम एयर एक्सहेल भी करते हैं। और स्टूडेंट्स उन कनेक्टेड ट्यूब्स को कलेक्टिवली एयर पैसेज वे कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो एयर पैसेज वे है, इसके फर्दर डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंक्स है, लेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रंकाई है, ब्रंक्यूल्स है और एल्व्यूलाई है। स्टूडेंट्स ये सब एयर पैसेज वे के पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स अब हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको इमेज के थ्रू भी बताती जाऊंगी, आप इमेज को भी देखते जाइएगा। और स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन आपको हर पार्ट का फंक्शन भी बताती जाऊंगी। स्टूडेंट्स एयर पैसेज वे का फर्स्ट पार्ट है नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पैसेज वे पार्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स आप इमेज में देखिएगा, नॉस्ट्रिल्स हमारी नोज की ओपनिंग है। जो हमारे 2 होल्स होते हैं ना नोज के, वो नॉस्ट्रिल्स हैं। उन नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही हम एयर इनहेल करते हैं। और स्टूडेंट्स नॉस्ट्रिल्स के पीछे ये जो हमारी नैरो ट्यूब्स होती है ना 2, इन्हें नेजल कैविटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स हमारी नेजल कैविटी के अंदर हेयर मौजूद है और म्यूकस मौजूद है। स्टूडेंट्स नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं ना, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, लार्जर डस्ट पार्टिकल्स को हेयर ट्रैप कर लेते हैं और स्टूडेंट जो स्मॉलर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें म्यूकस ट्रैप कर लेती है। स्टूडेंट्स म्यूकस जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, वो सीक्रेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो म्यूकस होता है ना, उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट और भी रोल है। स्टूडेंट जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स म्यूकस उस एयर को वार्म भी कर देगा और मॉइस्ट भी कर देगा, ताकि स्टूडेंट्स एयर हमारी बॉडी में एंटर होने से पहले एयर का जो टेम्परेचर हो वो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी का रोल क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स नेजल कैविटी जो है वो आगे जाके फेरिंग्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो फेरिंग्स होता है ना, वो एक कॉमन पैसेज वे है फॉर बोथ फूड एंड एयर। स्टूडेंट्स फूड के लिए फेरिंग्स के अंदर एसोफेगस है जो आगे जाके स्टमक के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे फूड जो है वो स्टमक तक चली जाती है। और स्टूडेंट्स एयर के लिए फेरिंग्स के अंदर लेरिंग्स मौजूद है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसका फंक्शन हम आगे पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जो लेरिंग्स होता है ना, उसकी ओपनिंग पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। और स्टूडेंट्स उस स्ट्रक्चर को ना एक और स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। आप ये इमेज में देखते जाइएगा, साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा। और स्टूडेंट्स मैंने जब आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फूड या लिक्विड इंटेक करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ना, ये हमारे लेरिंग्स को कवर कर लेता है, ताकि फूड पार्टिकल या कोई लिक्विड हमारे लंग्स में या हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। तो स्टूडेंट्स इसका ये रोल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स फेरिंग्स के बाद आ जाता है लेरिंग्स। स्टूडेंट्स लेरिंग्स को ना वॉइस बॉक्स कहा जाता है। छोटा सा एक बॉक्स होता है, देखेंगे फेरिंग्स के साथ ही नीचे एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसे लेरिंग्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 बैंड मौजूद होते हैं जो फाइबर के बने होते हैं, फाइब्रस बैंड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स इन बैंड्स को वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स इनकी मदद से, इनकी वाइब्रेशन
वाइब्रेशन से, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स साउंड प्रोड्यूस होता है, जो भी हम बोलते हैं वो इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स एयर हमारे नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी तक आ गई, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स तक आ चुकी है। स्टूडेंट जो लेरिंग्स होता है ना, ये ऊपर से फेरिंग के साथ कनेक्टेड है और उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे ये ट्रैकिया के साथ कनेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ट्रैकिया को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस थी ना, एक लॉन्ग ट्यूब थी जो स्टोमक के साथ कनेक्टेड थी, बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है। ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। स्टूडेंट्स आप इमेज में देखेंगे ये जो लॉन्ग ट्यूब है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज दी ट्रैकिया। और स्टूडेंट्स ये ट्रैकिया आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जिन्हें हम ब्रंकाई कहेंगे, सिंगुलर हम उसे ब्रंकस कहेंगे। और स्टूडेंट्स ये जो ब्रंकाई होंगे ना, ये आप देखेंगे एक जो ब्रंकस होगा वो लेफ्ट लंग में चला जाएगा और एक जो ब्रंकस होगा वो राइट लंग में आगे जाके ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रैकिया है वो आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है जिसे हम ब्रंकस कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो ट्रैकिया और ब्रंकस है ना, इन दोनों के अंदर, इन दोनों की इनर वॉल्स के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है और सीलिया प्रेजेंट होता है। म्यूकस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। अब स्टूडेंट्स म्यूकस का यहाँ पे भी सेम रोल होगा। अगर स्टूडेंट्स एयर में कोई डस्ट पार्टिकल रह गए जो नेजल कैविटी में ट्रैप नहीं हुए तो स्टूडेंट्स इस जगह पे आके म्यूकस उन्हें ट्रैप कर लेगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं, सीलिया हेयर टाइप प्रोजेक्शंस होती हैं जो मूवमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। स्टूडेंट्स म्यूकस ने जिन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया ना, सीलिया उन्हें अपवर्ड मूव कर देंगे और फेरिंक्स तक ले जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रैकिया और ब्रंकाई दोनों में कार्टिलेज मौजूद होती है। कार्टिलेज का तो आपको पता होगा ना, एक बोन होती है जो हार्ड होती है और एक कार्टिलेज होता है जो हमारी एयर में मौजूद होता है, हमारी नोज में भी मौजूद होता है। इस तरह की बोन को कार्टिलेज कहते हैं जो सॉफ्ट बोन होती है। तो स्टूडेंट्स हमारी ट्रैकिया और ब्रंकाई दोनों में कार्टिलेज मौजूद होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट जो हमारी ट्रैकिया है ना, उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होता है। आप ये इमेज में देखेंगे ये सी शेप कार्टिलेज मौजूद है पूरी ट्रैकिया में। और स्टूडेंट जो हमारे ब्रंकाई होती है ना, उनमें भी कार्टिलेज मौजूद है जो फर्दर आगे डिवाइड हो रहे हैं, उनमें स्टूडेंट्स प्लेट शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों में कार्टिलेज मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्टिलेज का रोल ये है कि जब स्टूडेंट्स एयर ट्रैकिया और ब्रंकाई में मौजूद नहीं होगी ना, तो स्टूडेंट्स उस वक्त ये जो कार्टिलेज है ये ट्रैकिया और ब्रंकाई को कोलैप्सिंग से बचाता है, इन्हें कोलैप्स नहीं होने देता। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ट्रैकिया और ब्रंकाई तक क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स एयर जो है वो ट्रैकिया से आगे ब्रंकाई में आ गई। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रंकाई है ना, ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाएंगे स्मॉल ट्यूब्स में, जिन्हें स्टूडेंट्स हम ब्रंक्यूल्स कहेंगे। स्टूडेंट्स आप इमेज में देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रंकाई है ये फर्दर आगे डिवाइड होते जा रहे हैं और ये ब्रंक्यूल्स बनाते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो ब्रंकाई है वो कार्टिलेज से मिलकर बने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही स्टूडेंट्स इनमें कार्टिलेज की अमाउंट कम होती जाएगी और स्टूडेंट्स जो स्मॉलेस्ट ब्रंक्यूल होगा ना, उसमें कार्टिलेज मौजूद ही नहीं होगी। स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट जो ब्रंकाई है ये फर्दर ब्रंक्यूल्स में डिवाइड हो गए हैं। अब स्टूडेंट जो ब्रंक्यूल्स होंगे उनका भी तो एक एंड है ना। जब स्टूडेंट्स ब्रंक्यूल्स एंड हो जाएंगे, उनकी लास्ट पे एक डक्ट मौजूद होगी जिसे स्टूडेंट्स हम अल्व्यूलर डक्ट कहेंगे, डक्ट ऑफ एल्व्यूलाई कहेंगे। स्टूडेंट्स ये डक्ट तो बहुत छोटी होती है, उसको हमने जूम करके दिखाया, आप देखिएगा जो ब्रंक्यूल्स हैं उनकी एंड पे डक्ट ऑफ एल्व्यूलाई मौजूद है। स्टूडेंट्स ये जो डक्ट ऑफ एल्व्यूलाई होंगे ना, ये आगे जाके काफी सारे पाउचेस में कनेक्ट हो रहे होंगे, उनमें ओपन हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस होंगे ना, ये थिन वॉल्ड होते हैं और इनको ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। स्टूडेंट्स दीज क्लस्टर ऑफ पाउचेस आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। अब स्टूडेंट्स जो एल्व्यूलाई है ना, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होना है। जो सारा प्रोसेस है ना गैसियस एक्सचेंज का, वो स्टूडेंट्स यहीं पे होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स जो एयर है ना, वो नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, इन सबसे होते हुए एल्व्यूलाई तक आ जाएगी। अब स्टूडेंट जब एल्व्यूलाई तक आएगी ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स एल्व्यूलाई उस एयर को ब्लड में एब्जॉर्ब कर देगा और स्टूडेंट्स हमारे ब्लड में उस एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ना एल्व्यूलाई, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्व्यूलाई पे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एयर पैसेज वे कंप्लीट पढ़ लिया। ये सारे एयर पैसेज वे के पार्ट्स थे जो नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो रहे थे और एल्व्यूलाई पे आके एंड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको इमेज के थ्रू भी बता दिया, होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है, वो है लंग्स। अब स्टूडेंट्स लंग्स की भी हम इमेज देखते हैं, उससे हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं, यानी 2 लंग्स मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ये हमारी थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो पार्ट होता है ना हमारी बॉडी का, इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, यानी चेस्ट कैविटी कहते हैं, चेस्ट वॉल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारी चेस्ट वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। हमारी जो चेस्ट वॉल होती है वो इसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। स्टूडेंट्स हमारी जो चेस्ट वॉल होती है ये 12 पेयर ऑफ रिब से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा रिब मसल से मिलकर बनी होती है और स्टूडेंट्स उन रिब्स मसल्स को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। स्टूडेंट्स हमारी चेस्ट
चेस्ट वॉल ने ना हमारे लंग्स को कवर किया होता है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो लंग्स होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, बड़े सॉफ्ट से होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में 2 लंग्स मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। जो स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट लंग होता है ना वो छोटा होता है, उसमें 2 लोब्स मौजूद होती हैं, और स्टूडेंट जो हमारा राइट लंग होता है ना उसके अंदर 3 लोब्स मौजूद होती हैं। अब स्टूडेंट्स आप इमेज में देखेंगे कि हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस जगह पे करके, जिसे स्टूडेंट्स हम डायफ्राम कहते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं वो नीचे से डाउनवर्ड डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं, और स्टूडेंट्स ऊपर से और साइड से चेस्ट वॉल के साथ अटैच होते हैं, चेस्ट वॉल ने उसे कवर किया होता है। और स्टूडेंट जो हमारे लंग्स होते हैं ना इसको डबल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, उस डबल मेम्ब्रेन को प्लूरा कहा जाता है। और स्टूडेंट जो प्लूरा है ये डबल मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो तो डेफिनेटली लंग्स के साथ अटैच होगी, और स्टूडेंट जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो चेस्ट वॉल के साथ और नीचे से डायफ्राम के साथ अटैच होती है। अब स्टूडेंट्स प्लूरा में ना इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है ये फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है, दोनों लंग्स के दरमियान भी और इसके अलावा चेस्ट वॉल और डायफ्राम के साथ भी फ्रिक्शन नहीं होने देता। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों पार्ट्स को स्टडी कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है। फ्रेंड्स एल्वियोलाई पे गैसियस एक्सचेंज हो गया है, यानी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन एल्वियोलाई तक ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो स्टूडेंट्स अब हमने इस चीज को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स लंग्स तक ब्लड हार्ट के थ्रू ही आएगा। और स्टूडेंट्स हार्ट के थ्रू लंग्स में जो ब्लड आएगा ना वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा। अब स्टूडेंट्स हार्ट से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो रही है। आप इस इमेज में देखिएगा आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो रही है, काफी सारी आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। और स्टूडेंट्स ये जो आर्टीरियोल्स होंगे ये आगे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जब एल्वियोलाई पढ़ाया था कि एल्वियोलाई को काफी सारी ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, उन्हीं ब्लड कैपिलरीज के अंदर एल्वियोलाई मौजूद है। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि जो ब्लड कैपिलरीज होंगी ना ये आगे ज्वाइन होके एक वेन्यूल बना देंगी। आप इस इमेज में देख रहे होंगे ये जो ब्लड कैपिलरीज इन्होंने वेन्यूल बना लिया, और स्टूडेंट्स वो जो वेन्यूल होगा वो फिर आगे पल्मोनरी वेन बना देगा। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि हार्ट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लड आएगा ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो ब्लड आया है उसमें एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई। जब उसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई तो स्टूडेंट्स वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहा, बल्कि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब स्टूडेंट होगा ये कि जो पल्मोनरी वेन है ना वेन्यूल आगे जाके पल्मोनरी वेन बना देगा, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में चला जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट को वापस चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये सारा प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन एंड सेकंड स्टेप इज एक्सहेलेशन। स्टूडेंट्स हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहा जाता है और एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ब्रीदिंग में जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं ना दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन, और जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉपर स्टडी करते हैं कि इनहेलेशन के प्रोसेस में होगा क्या। स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ। ये इमेज देखिएगा, इसमें इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन भी है। स्टूडेंट्स आपने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा भी आपको इसका पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स जब हम एयर इनहेल करते हैं ना, जब हमारी बॉडी में एयर एंटर होगी तो क्या होगा कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी रिब जो है वो अपवर्ड हो जाएंगी, ऊंची हो जाएंगी। और स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम हमारा जो डायफ्राम होगा ना वो डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। और स्टूडेंट्स हमारे लंग्स में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एयर इनहेल होगी। और स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम हमारे चेस्ट का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। इसमें एयर हमने इनहेल कर लिया है। फ्रेंड्स एक्सहेलेशन का प्रोसेस बिल्कुल इनहेलेशन के उल्ट है। स्टूडेंट्स हमने एयर करनी है एक्सहेल, हमने बाहर निकालनी है। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे। स्टूडेंट जैसे ही हमारी इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे हमारी रिब जो है वो डाउनवर्ड हो जाएंगी, नीचे की तरफ हो जाएंगे। स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम हमारा जो डायफ्राम होगा ना वो अप हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे जो लंग्स होंगे उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो एयर होगी वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमारा जो चेस्ट होगा उसका साइज स्मॉल हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। फ्रेंड्स होपफुली आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लियर हो गया होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एडल्ट
पेशेंट होता है ना एट रेस्ट पोजीशन, जब वो कोई भी काम नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली हम 1 मिनट में 16 टू 20 टाइम्स सांस लेते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कोई हार्श एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम 30 टू 40 टाइम्स सांस लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे जो मसल्स हैं उन्हें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें स्टूडेंट्स ज्यादा सांस लेना पड़ता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी बॉडी में कॉम्पोजिशन देख लेते हैं इनहेल्ड एयर की और एक्सहेल्ड एयर की। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ऑक्सीजन है। जब स्टूडेंट्स हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, हम 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड हम कम परसेंटेज में इनहेल करते हैं, जो है 0.04%। लेकिन स्टूडेंट जब हम एक्सहेल करेंगे ना तो हम ऑक्सीजन कम एक्सहेल करेंगे, दैट इज 16%। और स्टूडेंट्स हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सहेल करेंगे, दैट इज 4%। और स्टूडेंट जो नाइट्रोजन की अमाउंट होगी ना वो इक्वल है, 79% ही हम इनहेल करते हैं और 79% ही हम एक्सहेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको मेरा लेक्चर ही समझ आ गई होगी। मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।